हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरा जो लेक्चर है बेटा वो फिनॉल का नेक्स्ट लेक्चर है। और जिन बच्चों ने भी मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया होगा उन लोगों ने बेटा फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से बेटा सीख लिए होंगे। ठीक है, आज हम लोगों को क्या करना है बेटा, आज हम लोगों को इसमें बेटा अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल सीखनी है। ठीक है, फिनॉल की भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर लेवल के लिए। तो देखो भाई, फिनॉल का जो मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट है वो बेटा है इसका एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, इस टॉपिक को लेकर के बेटा क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत आते हैं कि भाई प्रूफ कर दो कि फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, या उसमें अगर वो बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप लगा देगा तो उस ग्रुप के लगाने की वजह से बेटा एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं मेरे पास फिनॉल एसिडिक क्यों होता है। देखो भाई, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और ये मैंने लगा दिया OH, तो भाई ये मेरे पास क्या बन गया, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल। देखो आपको अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, किसी भी सब्सटेंस से अगर आप H+ निकालेंगे तो उस H+ को निकालने के बाद हमेशा उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है। ठीक है, जैसे मैंने HCl से H+ निकाल दिया तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा बेटा, Cl- बनेगा। अगर मैंने एसिटिक एसिड से H+ निकाल दिया तो उसका कॉन्जुगेट के बेस क्या बनेगा, एसिटेट आयन बनेगा। तो अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तब तो बेटा वो H+ निकल जाएगा। मगर अगर ये कॉन्जुगेट बेस बेटा स्टेबल नहीं है तो वो H+ जल्दी रिमूव नहीं होगा। तो एक काम करते हैं कि फिनॉल से भी अपना ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको मैं H+ के फॉर्म में निकाल के देखता हूं। ठीक है, और बनाता हूं इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक, तो देखो मैंने क्या करा बेटा, यहां से बेटा मैंने H+ निकाला, माइनस का मैंने लिख दिया H+। तो ये बताइए, जब यहां से H+ निकलेगा तो बेटा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेटा किसके पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो ये जो आयन बन जाता है बच्चा, इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। ये होता है O के पास लोन पेयर चार्ज कैसा, माइनस। इसका मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम बच्चा क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक, अब ये होता है फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब अगर ये कॉन्जुगेट बेस अगर किसी भी कारण से स्टेबल हो गया, ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेट बेस किसी भी कारण से स्टेबल हो गया तब तो ये H+ निकल जाएगा और फिनॉल बेटा नेचर में कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो देखते हैं बेटा, ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये बेंजीन के साथ, इसका जो निगेटिव चार्ज है ना बेटा वो कॉन्जुगेशन में है। किसके साथ है बेटा, कॉन्जुगेशन में है। तो जिस सिस्टम में कॉन्जुगेशन पाया जाता है बेटा, जिस सिस्टम में कॉन्जुगेशन पाया जाता है वो रेजोनेंस प्रदर्शित करते हैं। क्या देते हैं बेटा, रेजोनेंस। और जो बेटा रेजोनेंस करते हैं वो मोस्टली स्टेबलाइज होते हैं। तो देखो बेटा इसका रेजोनेंस कैसे होगा, इसके इलेक्ट्रॉन से बेटा यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनेगा। तो बेटा आपको पता है ना कि डबल के बाद डबल तो होता नहीं, वरना कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी। तो ये पाई बॉन्ड टूट करके इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। ये डबल बेटा ऐसे रहेगा, बना दो। ये ऐसे रहेगा बेटा, बना दो। इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और चार्ज बेटा कैसा हो गया, माइनस। ठीक है, इस तरह बन गया। अब अगला रेजोनेंस कैसे बनेगा बेटा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों से बेटा यहाँ डबल बन जाएगा, तो ये डबल टूट करके पैरा पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेंस क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। आप देखिए, ये बेटा अभी ऐसे रहेगा, ये बेटा अभी ऐसे रहेगा। इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बन गया तो ये डबल टूट करके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस, यानी पैरा पे माइनस आ गया। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनेगा तो ये टूट के यहाँ पर आएगा। तो उसका नेक्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, देखिए रिंग मेरे पास ऐसे रहेगी, रिंग ऐसे रहेगी, डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा, ये डबल 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो देख सकते हैं कि जो मेरे पास फिनॉक्साइड आयन जो कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल है बेटा वो रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, इस वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन है बेटा ये स्टेबल आयन है। कैसा है बेटा, स्टेबल आयन है। तो इस वजह से कि फिनॉल का नेचर स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक, फिनॉल एसिड नहीं होता है, एसिडिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, एक स्लाइटली। हाँ, अगर कोई बेस आएगा, अगर कोई बेस आएगा तो उसे अपना H देने से मना कतई नहीं करेगा, तुरंत उसको H+ दे देगा। मगर हाँ, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो इससे क्लियर हो गया। अब आपको पेपर में इसका आंसर लिखना होगा
कि भाई फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, तो आप बेटा क्या जवाब लिखोगे कि फिनॉल से H+ निकलने के बाद उसका जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा ना बेटा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, उसका जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा ना बेटा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इस वजह से फिनॉल का नेचर बेटा कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग फिनॉल में ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग फिनॉल में ग्रुप लगाते हैं तो बेटा इसकी एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग आप डाल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर मेरे पास फिनॉल की रिंग में ये फिनॉल की रिंग में अगर कोई भी ग्रुप अगर -I या -R का लगेगा, ठीक है, -I या -R का लगेगा, मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाला या माइनस रेजोनेंस या मेसोमेरिक वाला, तो बेटा वो एसिडिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, वो क्या करेगा बेटा, एसिडिटी को बढ़ा देगा। ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा बेटा, रेजोनेंस वाला हमेशा ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है इन कंपेयर टू इंडक्टिव, और रेजोनेंस वाले का जो इफेक्ट आता है बेटा आर्थो और पैरा पे आता है। कहाँ पे आता है बेटा, आर्थो और पैरा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट आर्थो, मेटा, पैरा सब जगह लगेगा, मगर सबसे ज्यादा आर्थो पे लगेगा, उससे कम मेटा पे लगेगा, उससे कम पैरा पे। ठीक है, और जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो केवल आर्थो और पैरा पे लगता है। जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो केवल आर्थो और पैरा पे लगता है और बराबर लगता है, कोई ज्यादा कम नहीं होता, मगर लगेगा केवल आर्थो पैरा पे। हाँ, रेजोनेंस इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट इन कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा, अगर इसी तरह से इसकी रिंग में या तो मेरे पास +I लग जाए या +R लग जाए, ठीक है, +I मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला और +R मतलब लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो ये हमेशा इसकी एसिडिटी को बेटा क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर आपके फिनॉल के रिंग में -I या -R ग्रुप लगता है तो बेटा वो एसिडिटी को हमेशा क्या करता है, बढ़ा देता है, और बेटा +R या +I लगेगा तो बेटा एसिडिटी को बेटा क्या कर देगा, कम कर देगा। अब अगर आपको ये ग्रुप नहीं पता है तो आप मेरे GOC के लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं, उनमें आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि किस तरह से मेरे मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है, किस तरह से मेरा इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रखा है। 2-3 बार लेक्चर्स बना रखे हैं। ठीक है, अब मेरे को एक क्वेश्चन दे देगा, वो मेरे को फिनॉल दे देगा, ये फिनॉल हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन उसने दे दिया, यहाँ पर फिनॉल के बाद उसने यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। कहाँ लगा दिया, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप मेटा पे लगा दिया। अब मेरे को इन 3 कंपाउंड्स की एसिडिटी को कंपेयर करना है। देखो भाई ये 3 कंपाउंड दिए गए, इसका नाम बेटा A है, इसका नाम बेटा B है, इसका नाम बेटा क्या है, C। अब मेरे को करना क्या है कि इन 3 कंपाउंड्स की बेटा एसिडिटी को चेक करना है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर दोनों में ही नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप के पास -R और -I वाले इफेक्ट होते हैं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप के पास -R और -I वाले इफेक्ट होते हैं। नाइट्रो ग्रुप जो होता है अगर आर्थो और पैरा पे लग गया तो -R भी रहेगा और -I भी रहेगा, मगर अगर मेटा पे लगेगा तो वो केवल -I शो करेगा। कुल मिला के पहला रिजल्ट तो ये निकला ना कि जब ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस वाले में है तो ये दो कंपाउंड जो होंगे वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है ना, पहला पॉइंट तो ये समझ में आ रहा है कि नाइट्रो चूंकि -I भी है और नाइट्रो बेटा -R भी है, इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये दो जो कंपाउंड होंगे बेटा फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होंगे। बात समझ रहे हैं, मगर अब देखते हैं कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो जिनमें ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे होंगे वो ज्यादा एसिडिक। फॉर एग्जांपल NO2, देखो ये पैरा पे लगा है। कहाँ लगा है बेटा, पैरा पे लगा है, तो पैरा पोजीशन पे -R से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट ये केवल आर्थो और पैरा के लिए ही होते हैं, ये केवल आर्थो और पैरा के लिए ही जन्मे होते हैं। तो -R भी है और -I से तो भैया खींचेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ज्यादा खींच रहा है,
यहाँ पर चूंकि ये मेटा पे लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं केवल -i से खींचेगा तो देखो भाई जिसमें माइनस के ज़्यादा इफेक्ट काम करेंगे, ठीक है, जिसमें माइनस के ज़्यादा इफेक्ट काम करेंगे वो बेटा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और जिसमें माइनस के कम इफेक्ट काम करेंगे वो थोड़ा सा कम एसिडिक। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड कंपाउंड है इसमें -r भी लग रहा है और -i भी लग रहा है, तो इस वजह से ये B वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। सही है, इससे कम बेटा कौन सा होगा, ये मेटा वाला, तो ये हो गया C और इस पे तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है तो सबसे कम एसिडिक A। ठीक है, बनाते हैं फटाफट। अब इस तरह के हम लोग 4-5 क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। आपको 3 कंपाउंड दे देगा और पूछेगा भैया बता दो कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है या फिर अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अब अगला मैंने लिखा यहाँ पर फिनॉल लिख लिया। ठीक है, यहाँ मेरे पास फिनॉल हो गया, ये बेंजीन के ऊपर OH है, यहाँ पर मैंने मेथिल लगा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने फिनॉल लिख लिया, केवल फिनॉल लिख लिया, केवल क्या लिख लिया, फिनॉल लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने फिनॉल लिख करके यहाँ पर मेथिल पैरा पे लगा लिया। ठीक है, मेथिल कहाँ लगा लिया, पैरा पे लगा लिया। ठीक, अब देखो एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होता है जो बेटा आर्थो पैरा पे काम करता है। ठीक, अब बताइए से मेरे पास मेथिल मेटा पे लगा है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं, यहाँ तो मेथिल के लिए मैं बता दूं, मेथिल के लिए मेरे पास +i इफेक्ट होता है और प्लस का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, मतलब मेथिल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला माना जाता है। ठीक है, मेथिल ग्रुप इज ए प्लस ग्रुप है ना, और मैंने अपने स्टेटमेंट में लिखवा दिया था कि बेटा जिसके पास प्लस ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, जिसके पास प्लस पावर आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन देने की पावर आ जाती है, वो बेटा एसिडिटी को हमेशा क्या करता है बेटा, कम कर देता है। तो ये तो तय हो गया कि मेथिल लग जाने से फिनॉल की जो एसिडिटी है वो फिनॉल के कंपेयर में कम हो जाएगी। क्या कहा मैंने, मेथिल लग जाने से, क्योंकि मेथिल के लिए वर्ड आ रहे हैं +i और प्लस का हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मेथिल के लग जाने से बेटा फिनॉल की जो एसिडिटी वो पहले से कम हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये दो जो कंपाउंड है, ठीक है, जिनमें मेथिल लगा हुआ है, इनकी बेटा एसिडिटी जो है ना वो फिनॉल के कंपेयर में क्या है, कम है। ये जो दो कंपाउंड है इनकी बेटा जो एसिडिटी है वो फिनॉल के कंपेयर में क्या है, कम है। ठीक, अब सबसे ज़्यादा तो फिनॉल एसिडिक हो गया। अब बताइए ये CH3 कहाँ लगा है बेटा, मेटा पे, तो मेटा पे केवल लगेगा +i इफेक्ट, मतलब +i इफेक्ट से ये एसिडिटी को कम करेगा। ठीक है, मतलब +i इफेक्ट से ये एसिडिटी को कम करेगा। ठीक, अच्छा ये मेथिल कहाँ लगा है बेटा, पैरा पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर +i इफेक्ट भी लगेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी बेटा आर्थो पैरा पे लगता है। मतलब ये जो मेथिल लगा है ये +i से भी एसिडिटी कम कर रहा है और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एसिडिटी को कम करने में लगा है। इस वजह से ये वाला जो है ये दो फैक्टरों से इसकी एसिडिटी बेटा कम हो रही है। तो सबसे कम एसिडिक, इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C। सबसे कम एसिडिक बेटा C हो गया। ठीक है, सबसे कम एसिडिक बेटा कौन सा हो गया, C। ठीक है, ये तो मेरा पहले से श्योर था। सबसे ज़्यादा एसिडिक B था क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्लस का ग्रुप नहीं है, तो बीच में कौन आ जाएगा, A। तो ये बेटा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर हो गया। मैंने कहा ना इस तरह के कम से कम मैं 4-5 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि गलत किसी तरह से ना हो। ठीक है, क्या क्या देखना है कि जो ग्रुप लगा है वो कौन सा है, प्लस का है तो एसिडिटी घटाएगा, माइनस का है एसिडिटी बढ़ाएगा। फिर देखना है वो ग्रुप उसके पास कौन कौन से इफेक्ट है, इंडक्टिव है कि साथ में रेजोनेंस वाला इफेक्ट भी है। अगर रेजोनेंस वाला है तो वो आर्थो और पैरा पे काम करेगा केवल, अगर इंडक्टिव वाला होगा तो वो सब जगह काम करता है। हाँ, आर्थो पे ज़्यादा काम करेगा, मेटा पे कम काम करेगा, पैरा पे और कम काम करेगा। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने फिनॉल ले लिया, ये पहला फिनॉल हो गया। उसके बाद मैंने फिर से फिनॉल लिया और फिर से फिनॉल लेकर के मैंने यहाँ पर पैरा पे नाइट्रो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से फिनॉल लिया मगर अब की बार मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया। क्या लगा दिया, Cl। ठीक है, और फिर से मैंने फिनॉल ले लिया और यहाँ पर मैंने अब की बारी क्या लगा दिया, मेथिल लगा दिया। ठीक, अब मेरे को ये 4 कंपाउंड दिए गए। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C, इसका नाम D। अब इन 4 कंपाउंडों को मेरे को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, तो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो बच्चा प्लस वाले हैं और कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो बच्चा माइनस वाले हैं। तो भैया इसमें तो कोई ग्रुप लगा नहीं है। ठीक है ना,
प्लस वाले ग्रुप लगने से एसिडिटी फिनॉल से कम हो जाती है। मतलब अगर कोई ग्रुप प्लस वाला है तो वो इस फिनॉल से भी कम एसिडिक होगा, और माइनस वाला अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो फिनॉल से बेटा ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो देखो भैया NO2 के पास, चूंकि ये NO2 पैरा पे लगा है, कहाँ लगा है बेटा? पैरा पे, तो ये -R से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और -I से भी खींचेगा, ठीक है। चूंकि दोनों इफेक्ट माइनस वाले हैं तो ये फिनॉल की एसिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है, ठीक है। इस केस में देखो हेलोजन के पास ध्यान रखिएगा एरोमेटिक रिंग में केवल -I इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये केवल -I से ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसका NO2 का -I बहुत ज़्यादा होता है, Cl का कंपेरेटिव कम है, ठीक। यानी कुल मिला के दोनों में चूंकि माइनस लगा हुआ है तो ये जो दो कंपाउंड है बेटा फिनॉल से तो ज़्यादा एसिडिक हो गए। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? चूंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है इस वजह से ये दोनों कंपाउंड जो हो गए ना वो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक हो गए, ठीक। अच्छा, अब CH3 की बात करें। CH3 में हमारे पास या तो +I इफेक्ट होगा या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला होगा। +I तो रहता है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो होता है ना बेटा वो केवल आर्थो और पैरा पे काम करता है, ठीक है। तो ये चूंकि पैरा पे लगा है तो ये +I भी है और बेटा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो सीधी सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट है, ठीक है, CH3 क्या कर रहा है बेटा? वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। CH3 क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस वजह से इसकी जो एसिडिटी होगी बेटा फिनॉल से कम हो जाएगी। इसका मतलब सीधा सा समझ में आ रहा है, इन सभी में सबसे कम एसिडिक मेरे पास D हो गया। D समझ में आ रहा है? और D के बाद ज़्यादा एसिडिक A हो गया, क्योंकि मैंने कहा था इन दोनों में लग गया -I पावर, तो -I लग जाने, माइनस वाले जो पावर होते हैं वो एसिडिटी बढ़ाते हैं। अब बताइए इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा? देखो ये यहाँ पर ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी क्योंकि दो इफेक्ट लग रहे हैं। सबसे टॉप पे B आ जाएगा और उसके पहले मेरे पास क्या आ जाएगा? C। तो ये बेटा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको फिनॉल की एसिडिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि भाई बोर्ड लेवल पे भी आता है, कंपटीशन लेवल में भी आता है कि प्रूफ कर दो भाई फिनॉल का नेचर कैसा होता है बेटा? एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा? एसिडिक नेचर का होता है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग अपनी फिनॉल की नेक्स्ट। अब हम लोगों को पता लग गया कि फिनॉल जो होता है वो बेटा आपका एसिडिक नेचर है। तो फिनॉल का जो H है अगर स्लाइटली एसिडिक है तो उसमें अगर कोई मैं एक्टिव मेटल डालूंगा या कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगा तो बेटा वो क्या बना लेगा? सॉल्ट, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हम लोग लिखते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो भाई आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। तो अगर कहीं पर कोई मेटल काफ़ी रिएक्टिव होता है तो वो बेटा एसिडिक H को हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकाल देता है। तो अगर मैं फिनॉल में सोडियम डाल दूँ, ठीक है, अगर फिनॉल लेकर के यहाँ पर सोडियम डालता हूँ, ठीक है, तो सोडियम क्या करता है? सोडियम यहाँ से H को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन H+ लेगा, H2 गैस बनेगी, Na यहाँ चिपक जाएगा। तो ये बन जाता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। मतलब यहाँ पर O पे हो जाएगा -Na+ के फॉर्म में और आपका 1/2 H2 गैस। तो ये बन गया मेरे पास, इसका नाम बड़ा फेमस होता है सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड आपको मैंने पहले बता रखा था, क्योंकि यहाँ सोडियम चिपक गया इस वजह से ये सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराता हूँ, किसके साथ कराता हूँ? NaOH के साथ, ठीक है। तो जब NaOH साथ कराऊंगा तो भाई ये तो बेस है तो यहाँ से क्या निकलेगा? OH। फिनॉल का क्या निकलेगा? H। तो यहाँ पर वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद बेटा मेरा बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो दोनों ही केस में रिजल्ट बेटा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। आप देख सकते हैं पहले वाले केस में अगर आप एक्टिव मेटल डालते हैं तो भी मेरे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन के आ रहा है, और अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो भी आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन के आ रहा है। मतलब अगर कल को उसने पूछ दिया कि भाई फिनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ क्या होती है या NaOH के साथ क्या होती है, तो दोनों में आपका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो सोडियम फिनॉक्साइड आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रिएक्शनें पढ़ लेते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं फिनॉल की एसाइलेशन और एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो थर्ड नंबर में मेरे पास है ACYLATION एसाइलेशन एंड बच्चा एल्काइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन और एल्काइलेशन तो वो है क्या? एसाइलेशन में क्या है? हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे बेटा
एसिटिल क्लोराइड के साथ। देखो ये फिनॉल हो गया, फिनॉल का मतलब यहाँ OH। तो आपको पता होगा किसी भी कंपाउंड में अगर एक्टिव H होता है तो उस वाले H का हमेशा एसाइलेशन हो जाता है, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करानी पड़ती है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCl, ठीक है। जो मेरे पास एसिटिल क्लोराइड है उसका फॉर्मूला होता है CH3COCl। तो यहाँ Cl लिख दिया और C डबल बॉन्ड के बगल में CH3 आ गया, ठीक है। यहाँ से बेटा क्या निकल जाएगा HCl और ये ग्रुप जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ईस्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईस्टर बेंजीन O के बाद C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इतने का नाम बेटा फेनिल होता है और बेटा इतने का नाम एसीटेट होता है, ठीक है। इतने का नाम बेटा क्या होता है, फेनिल। इतने का नाम क्या होता है बेटा, एसीटेट। तो इसका नाम हो गया फेनिल एसीटेट। तो ये एक प्रकार का ईस्टर है, ठीक है। अगर आपको एल्काइलेशन कराना है बेटा, एल्काइलेशन थोड़ा स्लो रेट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं फिनॉल की रिएक्शन पहले बेस से कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फिनॉक्साइड, देखो एल्काइलेशन थोड़ा सा स्लो रेट से होता है क्योंकि फिनॉल का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना वो इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, ठीक है। एसाइलेशन थोड़ा फास्ट होता है, ये एक्टिव ग्रुप होता है। तो पहले मैं बेस दे करके इसका सॉल्ट बना दूंगा। सॉल्ट बनाते क्या होगा बेटा, यहाँ पर सॉल्ट बनाते यहाँ पर O पे आ जाएगा माइनस और Na पे आ जाएगा प्लस। थोड़ी जानकारी आपको रखनी चाहिए कि अगर सेंटर पे निगेटिव आ गया, ठीक है, अगर किसी सेंटर पे निगेटिव आ गया तो उसकी बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगर किसी सेंटर पे निगेटिव आ गया तो बेटा उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। अब मैं इसको RX दे दूं, क्या दे दूं, RX। एल्काइलेशन कराना है ना, तो ये R में X इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये O से अटैक करेगा, X को बाहर कर देगा, NaX आपस में निकल जाएंगे, ठीक है, और ये निकल जाएगा NaX। तो अब O पे R लग जाएगा। तो इस तरह से मैं करा सकता हूँ एल्काइलेशन, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ईथर बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, ईथर बन के आ जाएगा, क्या बनेगा, ईथर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं R के बदले मेथिल लेता हूँ, बात सुनिएगा भाई, अगर मैं यहाँ पर R के बदले मेथिल लेता हूँ तो उसका नाम एनिसोल होता है, बड़ा फेमस है। अगर मैं यहाँ पर R के बदले मिथाइल ले लेता हूँ तो जो कंपाउंड बनता है बेटा उसका नाम क्या होता है, एनिसोल, ठीक है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फिनॉल की, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, पेपर में आती रहती हैं। एक में बना मेरे पास फेनिल एसीटेट और एक में बना मेरे पास ईथर, एरोमेटिक ईथर, ठीक है। अब फिनॉल की एक बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बहुत सारे कन्वर्जन ढेर झोला भर के आप कन्वर्जन कर सकते हैं। फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ, ठीक है। मेरे पास 4th नंबर पे है जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट के साथ मेरी फिनॉल की क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जिंक जो होता है उसकी बेटा एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने फास्फोरस सुना होगा कि फास्फोरस कहीं पर भी होता है तो बेटा वो ऑक्सीजन को लेके चला जाता है। फास्फोरस कहीं पर भी होगा तो बेटा वो ऑक्सीजन को लेके ही जाना पसंद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह से जिंक भी अगर होता है कहीं पर तो बेटा वो ऑक्सीजन को लेके चला जाता है। तो अगर फिनॉल की रिएक्शन फिनॉल को मैं जिंक पाउडर यानी जिंक डस्ट के साथ अगर मैं हीट करता हूं तो ये यहाँ से O निकाल करके माइनस का जिंक ऑक्साइड बना देता है और H भाई साहब यहाँ जुड़ जाता है। तो ये बन जाता है मेरे पास बेंजीन, क्या बन जाता है, बेंजीन। अब देखिए मैंने फिनॉल से बेंजीन बना लिया, फिनॉल से क्या बना लिया, बेंजीन। बेंजीन से तो भाई बहुत कुछ बन सकता है। जैसे अगर मैं इसको देता हूँ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, बेटा इसका नाम होता है क्लोरीनेशन, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इसको देता हूँ कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, इस घटना का नाम बेटा क्या होता है, नाइट्रेशन। तो बेटा क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। कन्वर्जन के रास्ते खोलता है ये वाला कन्वर्जन, ठीक है। अगर मैं इसको देता हूँ केवल कंसंट्रेट H2SO4, इस घटना का नाम बेटा क्या होता है, सल्फोनेशन। तो यहाँ बेटा क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर मैं इसको देता हूँ CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये बेटा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पर CH3 जाके बेंजीन पे लग जाएगा तो ये मेरे पास बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, CH3 बन जाएगा टोलुइन। अब बताइए ये सारे कन्वर्जन हुए तो बेंजीन से हैं, ये सारे कन्वर्जन हुए तो बेंजीन से हैं, मगर अगर उसने कहा फिनॉल से बनाओ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, आपके पेपर में आ गया
बच्चे कन्वर्जन को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे कन्वर्जन कुछ नहीं होता, ऐसे सॉल्व हो जाते हैं कन्वर्जन, ठीक है। फिनॉल से बनाया क्लोरोबेंजीन, तो पहले आप फिनॉल को जिंक देंगे तो बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन का कराएंगे क्लोरिनेशन तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अगर उसने कहा फिनॉल से बनाओ नाइट्रोबेंजीन, तो पहले आप फिनॉल को जिंक के साथ हीट करेंगे, बनेगा बेंजीन, और उसका करा देंगे नाइट्रेशन तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। आपसे कहा गया फिनॉल से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप चल करके ये सारे कन्वर्जन बेटा फिनॉल से करा सकते हैं। बना लीजिए फटाफट वीडियो पॉज करके, ठीक बन गया होगा। अब मेरे पास जो 5th नंबर की रिएक्शन है ये भी अपने आप में बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल की, जिसका नाम है रीमल-टीमन रिएक्शन। रीमल-टीमन रिएक्शन बहुत फेमस है भैया, रीमल-टीमन रिएक्शन। आप इसको पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल दीजिए। फिनॉल की रीमल-टीमन रिएक्शन पेपर में ज़रूर आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या होता है रीमल-टीमन रिएक्शन में, हम लोग बेटा फिनॉल लेके चलते हैं और फिनॉल में डालते हैं बेटा थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म और बेटा KOH थोड़ा सा, हीट कर देते हैं। फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं क्लोरोफॉर्म से कराऊं और बच्चा मैं KOH के साथ कराऊं, क्या क्या लेना है बेटा, क्लोरोफॉर्म लेना है और KOH लेना है। तो बेटा फिनॉल के आर्थो और पैरा पोजीशन पे, फिनॉल के आर्थो और पैरा पोजीशन पे CHO जाके लग जाता है। क्या जाके लग जाता है, CHO, मतलब बेंजीन के ऊपर यहाँ OH, यहाँ लग जाता है CHO। जब आर्थो पे कोई ग्रुप लगता है तो बेटा पैरा पे भी लगता है, तो ये हो गया OH, और पैरा पे क्या लग जाता है, CHO। तो ये जो आर्थो वाला कंपाउंड बना है बेटा ये बहुत फेमस है, इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। और इससे बेटा एस्प्रिन और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन और सेलॉल जैसे एंटीसेप्टिक्स बनते हैं, वो वीनॉल के आखिरी लेक्चर्स में कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा सैलिसिल एल्डिहाइड है, इससे क्या क्या बन सकता है, एस्प्रिन बन सकती है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन एक बनता है जो आयोडॉक्स वगैरह में यूज़ होता है, और एक बनता है सेलॉल, वो भी एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है। हाँ, इस रिएक्शन में एक बात जो आपके जानने वाली है कि इसमें एक बेटा इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। ये कार्बीन आपने अपने 11th लेवल में पढ़ा होगा बेटा। इस रिएक्शन में पहले क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन KOH के साथ होती है और यहाँ एक इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, फिर जाके वो फिनॉल पे अटैक करता है, तब जाके वहाँ पे CHO लगेगा, चूँकि फिनॉल रिंग एक्टिवेटर होता है, ठीक है। जो रिंग एक्टिवेटर होते हैं बेटा उनके पास लोन पेयर होता है, और उसमें अगर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अगर लगना होता है ना बेटा, तो वो हमेशा आर्थो और पैरा पे लगते हैं। कहाँ कहाँ लगते हैं बेटा, आर्थो और पैरा पे। तो आर्थो पे CHO लगता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, और पैरा पे भी लगता है आपका CHO आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये रीमल-टीमन रिएक्शन है, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KOH, then we get salicyl aldehyde and this reaction is known as क्या, रीमल-टीमन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का बेटा जो मेरे पास आपका इंटरमीडिएट है बेटा वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये फिनॉल की लगभग 30 या सिर्फ 35% रिएक्शनें आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे उम्मीद है कि मैं फिनॉल की जितनी भी केमिकल आ चुकी, एसिडिक नेचर में चूँकि समय लगता ही है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं फिनॉल की लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद ईथर के या तो एक लेक्चर में कराऊंगा या फिर हो सकता है ईथर के 2 लेक्चर आ जाएँ, ठीक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।